तो ना हम अब किसकी ऑडिट पढ़ रहे हैं? जितना भी मैंने आपको अभी तक समझाया वो हमारी बुक में कहीं भी गिवन नहीं है, ठीक है? कि हम ये चीज़ें लेते हैं, ऐसे बैंक अकाउंट ओपन होता है, ये सारी चीज़ें कहीं भी हमारी बुक में गिवन नहीं है। ये मैंने आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जो ब्रांच ऑडिट की होती है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारे जो कोर्स के अंदर है दैट इज एचओ ऑडिट। एचओ ऑडिट के अंदर क्या होगा? ये जो भी आपने अकाउंट्स के अंदर, जस्ट वेट, 3-4 जने और ऐड हो जाए। जो भी आपने अकाउंट्स के अंदर आपका बैंकिंग का फाइनेंशियल्स पढ़ा है, उन पॉइंट्स का एचओ के हिसाब से ऑडिट कैसे होगा वो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कैपिटल का ऑडिट कैसे होगा? सिंपल सी बात है, कैपिटल के लिए आपको बैंकिंग कंपनी के एमओए एओए देखने पड़ेंगे। क्या ऑथराइज्ड कैपिटल है, कितना आपका कैपिटल इशू हुआ था, कितना सब्सक्राइब हुआ था, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो हम लाइन बाय लाइन चलते हैं जो हमारे मॉड्यूल के अंदर जिस तरीके से गिवन है। सबसे पहले, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस और ये सब सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो दूसरे एरियाज हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो जो कि यहाँ पे आपके गिवन है। अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो भी गिवन है रियल लाइफ के अंदर उसका 20% आज की डेट में चल रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन मिलेगा, आपको बीपी मिलेगा, बीआर मिलेगा, ये सारी चीजें रियल लाइफ में होती नहीं है। सारी चीजें आजकल नेट बैंकिंग के थ्रू हो रही है या फिर डायरेक्टली चेक कॉल के थ्रू हो रही है। तो यहाँ पे आपको सीखने लायक तो ऐसा सच कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एडवांसेस की ऑडिट कैसे होएगी? सिंपली एडवांसेस का क्या मीनिंग होता है? असेट है हमारे लिए या लाइबिलिटी है? असेट से। एडवांसेस मतलब जो बैंक ने किसी को पैसा दिया हुआ है, दैट इज एडवांसेस। तो सबसे पहले ऑडिटर को चेक करना होता है कि जो इंटरनल कंट्रोल्स है एडवांसेस के लिए वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। सेकंड, जो भी उसके लेजर अकाउंट्स हैं और कंट्रोल अकाउंट्स हैं उनकी स्क्रूटनी उसे करनी होती है। लेजर और कंट्रोल अकाउंट्स मतलब जो भी अकाउंटिंग एंट्रीज आप लोगों की हो रही है, ब्रांचेस के अंदर कितना, कौन से ब्रांच ने कितना एडवांस दिया, उसको इतनी अथॉरिटी भी थी या नहीं थी कि वो कितना मैक्सिमम एडवांस दे सकती है। ठीक है, क्योंकि हर एक ब्रांच का एक लिमिट होता है कि कोई बंदा उसके पास में आ जाता है तो वो मैक्सिमम कि एक बंदे को कितना लोन दे सकती है, इसका एक लिमिट फिक्स होता है। तो ऑडिटर ये चेक करता है, स्क्रूटनी करता है, उसकी स्क्रूटनी मतलब इन्वेस्टिगेशन करता है, चेकिंग करता है कि उन्होंने उससे ज़्यादा तो लोन नहीं दे दिया है, एडवांस उससे ज़्यादा तो नहीं दे दिया है। सारे ब्रांचेस का मेरे पास इस चीज़ का रिकॉर्ड तो आ गया है ना। ठीक है, इसके बाद में टू एंश्योर द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अकाउंट, हर एक ब्रांच प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन तो रख रही है ना हर चीज़ का। अब देखिए हमें यहाँ पे ये चीज़ें नहीं बता रहे हैं कि स्क्रूटनी करते टाइम पे हम किन किन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आपने अभी तक जो ऑडिट पढ़ी, जैसे सैलरी पढ़ते थे, तो मैंने आज तक आपको क्या बताया? भाई मैं सैलरी को वेरीफाई कैसे करूंगी? मैं सैलरी रजिस्टर चेक करूंगी, मैं पीएफ के अकाउंट्स चेक करूंगी, पीएफ का एक्ट के साथ में प्रोविजंस मैच करवाऊंगी। हमने अभी तक जो ऑडिट सीखी है वो ट्रांजैक्शंस की ऑडिट करना सीखी है। यहाँ पे ट्रांजैक्शंस की ऑडिट नहीं है, क्योंकि ट्रांजैक्शंस की ऑडिट तब होती जब मैं ब्रांच ऑडिट पे जा रही हूँ। अब मैं जिसकी ऑडिट पे जा रही हूँ वहाँ पे सिर्फ मेरे पास में पेपर है, मेरे पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ब्रांच का
अकाउंटिंग डाटा नहीं है मेरे पास में। मेरे पास में सिर्फ ब्रांच ऑडिटर्स की ऑडिट रिपोर्ट है और मैं एक एचओ का कंसोलिडेटेड ऑडिट रिपोर्ट बना रही हूँ, है ना। आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैम यहाँ पे ये तो कुछ लिखा ही नहीं कि एडवांसेस को वेरीफाई कैसे करेंगे। आपने बोला था लोन देने के लिए 3 साल के रिटर्न देखेंगे, तो ये बात आपको यहाँ मिली भी नहीं दिखेगी, लिखी हुई नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये चीज ब्रांचेस पे की जाती है, ब्रांच ऑडिटर करते हैं। और हम किसकी ऑडिट पढ़ रहे हैं? एचओ की ऑडिट पढ़ रहे हैं। तो एचओ का ऑडिटर केवल डॉक्यूमेंटेशन देखेगा, मेनली ये देखेगा कि जो भी काम हो रहे वो लिमिट के अंदर हो रहे नहीं हो रहे, हर एक ब्रांच सीआरआर एसएलआर मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर किसी को पैसा दिया है तो वो टाइमली रिकवर हो रहा है नहीं हो रहा है, कोई एनपीए बोल रहा है चीजों को तो एनपीए क्यों हो रही है उसकी इतनी ज्यादा, ये सारी चीजें एचओ का ऑडिटर चेक करेगा। ठीक है, यानी कि बैक ऑफिस वर्क चेक करेगा। समझ रहे हो? मैम एचओ भी लोन देता होगा तो उसके लिए भी लिमिट्स होती होंगी रिटर्न देखना। एचओ जो मेन एचओ होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम करता है, क्योंकि उसने अपना काम नीचे सब ऑर्डिनेट ब्रांचेस को क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। अगर मान लो एचओ एक तो पूरे इंडिया की इतनी सारी फाइल संभालेगा और साथ में बैंकिंग काम भी करने लग जाएगा, तो उसके वो मैनेज कैसे करेगा, है ना। इसलिए जो मेन एचओ होता है वो आपके अकाउंटिंग डाटास को संभालता है, वो आपके जो बैंकिंग का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम होता है उसको संभालता है, वो मेन बैक ऑफिस वर्क का काम करता है, जिससे आपका काम यानी ब्रांचेस का काम रेगुलर अच्छे से चलता रहे। जैसे पुराने जमाने की अगर आप लोगों को बात पता हो, आज से 15 साल पहले की, तो हम क्या करते थे? चेक 2 दिन पहले लगाने जाते थे, फिर चेक क्लियर होता था। उससे भी पहले की बात हम सोचे तो हम पीएनबी का चेक कभी भी बीओबी में नहीं लगा पाते थे, अगर लगाते थे तो हमें ज्यादा दिन तक वेट करना होता था, है ना। वहां से अब क्या होता था? पीएनबी से ही हम पैसा मंगवाते थे, फिर उनको पैसा देते थे। बहुत अलग सिस्टम था आज से कुछ सालों पहले, 15-20 साल पहले। और अब तो हम जरूरी है क्या पीएनबी का चेक पीएनबी में ही जाके लगाऊं? नो मैम, किसी में लगा सकते, किसी का भी किसी में भी लगा सकते हैं, और ना कोई ट्रांजैक्शन अमाउंट अपना डिडक्ट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब आपका विद इन कुछ टाइम पीरियड होने लग गया। जैसे इंटरनेट बैंकिंग आ गई तो विद इन कुछ सेकंड हो जाता है आपका। आप पीएनबी से पैसा बीओबी के अकाउंट वाले में ट्रांसफर कर दो, इंटरनेशनल भी आप ट्रांसफर कर सकते हो अमाउंट्स, तो विद इन कुछ सेकंड्स हमारा काम होने लग गया। तो ये काम सारा हैंडल कौन कर रहा है? ये सारी फैसिलिटीज हमें कौन दे रहा है? एचओ के यहाँ से हमको मिल रही है ना। अब पहले के टाइम में एचओ के यहीं से ये सारी चीजें चेक हुआ करती थी कि इसका पैसा इस बैंक के अंदर, इसका पैसा इस बैंक के अंदर। ठीक है, तो उनका वर्कलोड ऑलरेडी इतना ज्यादा होता है कि वो बैंकिंग सेक्टर का ये जो डेली रूटीन काम है वो कभी नहीं करते। उन्होंने इसके लिए क्या ओपन कर रखी है? ब्रांचेस ओपन कर रखी है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट्स देखेंगे यहाँ पे, टू स्क्रूटनाइज द ओवरड्यू अकाउंट्स एंड स्कीम फॉर रिकवरी अकाउंट, कि मैंने मेरी पूरी बैंक में इंडिया के कितना ओवरड्यू अकाउंट है, कि मेरे एडवांसेस का रीपेमेंट टाइम आ गया बट लोग मुझे रीपे ही नहीं कर रहे, तो उसके लिए अब आप रिकवरी के लिए क्या ऑप्शंस ले रहे हैं? ब्रांचेस उसके लिए रिकवरी के लिए क्या ऑप्शंस ले रही है? वो क्या सोचेगी मेरा पैसा कहाँ ब्लॉक हो रखा है, मुझे उसको कैसे रिकवर करना है। ठीक है, ये हर एक चीज एचओ देखती है ना। एचओ का ऑडिटर ये हर एक चीज देखेगा, ना कि ब्रांचेस का तो देखेगा ही देखेगा। अब एचओ वाले के पास मेन काम क्या हो गया? वो लॉजिकली चल करके इन सारी चीजों को देखेगा। ओके, ठीक है। देन कैश बैलेंस विथ आरबीआई एंड अदर बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। मेरा बैंक बैलेंस आरबीआई के साथ में कितना है, दूसरी बैंक के पास में कितना मेरा पैसा पड़ा है, ठीक है, मेरा मनी एट कॉल कितना है, शॉर्ट नोटिस कितना है, ये सारी चीजें क्या करेगा? एचओ का ऑडिटर चेक करेगा। ठीक है, अब कैश इन हैंड में क्या होगा?
इंटरनल कंट्रोल तो हर चीज का हमें देखना ही है। अगर बैंक एचओ ऑडिटर चाहे तो नॉर्मली वो ऐसा नहीं करता है, बट अगर वो चाहे तो वो जाकर के किसी भी बैंक ब्रांच का कैश का वेरिफिकेशन कर सकता है। जो ब्रांच ऑडिटर्स होते हैं ना, वो कैश का वेरिफिकेशन करते ही करते हैं। जैसे मैं ब्रांच ऑडिटर हूँ, मैं जयपुर की वैशाली नगर की एसबीआई ब्रांच के अंदर ऑडिटर अपॉइंटेड हूँ। तो जब भी मैं कॉन्करेंट ऑडिट पे जाती हूँ, है ना, हमेशा ज़रूरी नहीं है, साल में 2 बार या 3 बार मेरी इच्छा हो गई तो मैं बैंक का कैश वेरिफिकेशन कर सकती हूँ। मतलब उनका जो कैश रूम है, उस कैश रूम में मैं बकायदा जाती हूँ और वहाँ पे जो पड़ा हुआ कैश है उसको मैं क्या करती हूँ, काउंट करती हूँ। तो जो मशीन्स होती है मेरे साथ में, मैं अकेली नहीं जाऊँगी, मेरे साथ में जो बैंक का ऑथराइज्ड पर्सन होता है वो साथ में जाता है और हमारे लिए वो रूम ओपन किया जाता है जहाँ पे उनका कैश पड़ा है, लॉकर्स ओपन किए जाते हैं जहाँ पे कैश पड़ा है, और सारा हम क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं कि आपने जो आज की डेट में आपका कैश अवेलेबल आ रहा है ना, उतना ही कैश आपके यहाँ पे है या नहीं है, इसकी पूरी हम लोग चेकिंग करते हैं। तो ये कंपलसरी नहीं है कि एचओ ऑडिटर भी ऐसा करे, ठीक है, बट एचओ को राइट गिवन है कि अगर आप चाहें तो ब्रांच पे जाकर के फिजिकल कैश का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली एचओ पे भी कैश अवेलेबल होगा, ठीक है, क्योंकि एचओ के यहाँ पे भी तो इतने सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं। और जो भी मेन आपको अगर पता हो तो जैसे जयपुर के अंदर भी एचओ ब्रांचेस चलते हैं, है ना, एक मेन ब्रांच होती है एसबीआई की और बाकी की सारी छोटी छोटी ब्रांचेस होती है, ठीक है। जो मेन ब्रांच है उनमें फंडा क्या होता है कि शाम को जितना भी कैश बचा हुआ है आपके पास में, हर एक ब्रांच को केवल इतना अथॉरिटी होता है कि भाई आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शंस, एक एग्जांपल बता रही हूँ, ये अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शंस होता है, बट एक एग्जांपल बता रही हूँ कि भाई आप 1 लाख रुपए ही रख सकते हो या फिर आप 2 लाख रुपए ही रख सकते हो, है ना। तो अब आपके पास में दिन का 5 लाख रुपए है, आप मैक्सिमम 2 लाख, तो 3 लाख रुपए जो बचा हुआ है वो आपको किसको सबमिट करवाना होता है, जो जयपुर का मेन एसबीआई बैंक है उसको सबमिट करवाना होता है। तो सेम चीज एचओ के यहाँ पे भी चलती है, ठीक है। तो एचओ को भी सबमिट होता है थोड़ा थोड़ा पैसा, ऐसा नहीं है कि पूरा इंडिया का पैसा रोज एचओ के पास जाता है, नहीं जाता है, ठीक है, बट ईयर एंड पे कुछ कुछ पैसा हर बैंक से एचओ के पास में आएगा, तो हम वहाँ का भी कैश वेरिफिकेशन करते हैं। इसके अलावा फॉरेन करेंसी, आप सब लोगों को पता है कि हम बैंक के साथ में फॉरेन करेंसीज में भी डील कर सकते हैं, पता है। लाइक मैं इंडिया के बाहर जाना चाहती हूँ तो मुझे क्या, इंडिया के बाहर जिस भी कंट्री में जा रही हूँ उसका करेंसी चाहिए रहेगा, ठीक है। तो अब मैं एक्सचेंज करवा सकते हैं। एक्सचेंज कराती हूँ। तो नाउ ऐसा थोड़ा है कि ब्यावर की कोई ब्रांच है उसके पास में फॉरेन करेंसी पड़ी रहती है, उसे किससे कांटेक्ट करना होता है, मेन एचओ से कांटेक्ट करना होता है, ठीक है। देन जाकर के हमें क्या मिलती है, ये करेंसी मिलती है। तो यहाँ पे ये जो फॉरेन करेंसी वाली चीज़ है वो यही बता रहे हैं कि भाई जितना भी फॉरेन करेंसी का अमाउंट है जो बैंक ने हेल्ड कर रखा है, एचओ के मतलब एचओ ने हेल्ड कर रखा है, वो हम लोग चेक करते हैं कि कितनी फॉरेन करेंसी आपके पास में पड़ी है। हर एक फॉरेन का उसके पास में करेंसी पड़ा रहता है, देन किस रेट पे आपने उसे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताया है, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। बैलेंस विद आरबीआई, बैंक का बैलेंस आरबीआई के साथ में कितना पड़ा है ये चीज़ हम चेक करेंगे, ठीक है। देन आरबीआई से हम क्या मंगवाएंगे, एक कंफर्मेशन मंगवाएंगे और एक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे अगर दोनों में डिफरेंसेस होते हैं तो। बैलेंस विद अदर बैंक्स, कि मेरा दूसरे बैंक के साथ में कितना बैलेंस है, किसी का क्रेडिट भी हो सकता है, किसी का डेबिट भी हो सकता है, किसी से मैंने लिया हुआ भी हो सकता है और किसी को मैंने दिया हुआ भी हो सकता है ना। ऐसा क्यों होगा, मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को समझा दिया था कि मेरे कई बार क्या होता है कि मेरी बैंक ब्रांच है, पीएनबी ब्रांच है, पीएनबी ब्रांच वाले को जरूरत थी तो एसबीआई ने पैसा दे दिया था, ठीक है। अब ओवरऑल इंडिया के अंदर मेरा पैसा पीएनबी के पास कितना है
मेरा पैसा बीओबी के पास कितना है या फिर मैंने बीओबी से कितना लिया हुआ है, ये हर एक चीज हमारी क्या लिखी हुई रहेगी, बैलेंस विद अदर बैंक के अंदर लिखी हुई रहेगी। तो मुझे इसको भी क्या करना होता है, चेक करना होता है। क्या क्या चेक करूंगी, टोटल बैलेंस कितना है, डेबिट है या क्रेडिट है, इसके हिसाब से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है या मैं पे कर रही हूँ, तो वो करेक्टली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैंने रिकॉर्ड तो किया है ना। ठीक है, जो भी लार्ज ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं मेरे बहुत बड़ी अमाउंट में, क्योंकि ये नॉर्मली छोटी अमाउंट्स में ही लेना देना चलता है, बट बहुत बड़ी अमाउंट्स के अंदर लार्ज ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो उनको मैं इंडेप्थली चेक करती हूँ। ठीक है, और अगर आउटसाइड इंडिया भी ऐसे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो उसे इंडियन रेट पे हमने कन्वर्ट करके ही लिखा है ना, ये चीज हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। क्लियर सबको? देन है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो मैंने कितना पैसा मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस पे लिया हुआ है या दिया हुआ है। मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस का क्या मतलब होता है, शॉर्ट रन के लिए हम दूसरे बैंक से या पैसा ले लेते हैं या दे देते हैं उन्हें, या फिर किसी पर्सन को हम पैसा ले लेते हैं या दे देते हैं फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, है ना। जैसे 6 डेज 7 डेज के लिए दे दिया, 15 दिन के लिए दे दिया, महीने भर के लिए दे दिया, बस इतना ही होता है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो अगर हमने मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस दिया है तो क्या हमने उनसे सारी केवाईसी ली है, नहीं ली है, इंटरेस्ट रेट प्रॉपर्ली हमारी हर एक बैंक चार्ज कर रहा है ना, ये सारी चीजें ऑडिटर वहां पे चेक करता है। क्लासीफाई सबको सही ढंग से किया है ना, ठीक है। देन फिक्स असेट्स एंड अदर असेट्स, तो ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बहुत बार हमने फिक्स असेट्स पढ़ी हुई है। बोरोइंग्स के अंदर आप लोगों को याद है तो आप लोगों ने अमाउंट डिस्क्लोजर देखा होगा आपके अकाउंट्स के अंदर कि आरबीआई से हमने कितना पैसा ले रखा है, आउटसाइड इंडिया से कितना पैसा ले रखा है, ये सारी चीजें हमें चेक करनी होती है। सिंपली अब जो नीचे आएंगे ना आपके पास में, वेट, जो भी चीजें नीचे आएगी वो लगभग ये आएगी कि आपको उसका क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन चेक करना है। प्रेजेंटेशन आपने अकाउंट्स में याद करावा ही होगा कि बोरोइंग कैसे प्रेजेंट किया जाता है, तो वही चीज आपके यहाँ पे लिखी हुई है। इसके अलावा आप क्या चेक करेंगे बोरोइंग के केस में कि जो इंटरेस्ट रेट है वो प्रॉपर है या नहीं है। ओके, डिपॉजिट्स के केस में आप क्या चेक करेंगे, अगेन इंटरेस्ट, और LFAR में इसकी रिपोर्टिंग जाती है तो वो चीज चेक करेंगे। ठीक है, ये कुछ भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ दिया हुआ है इसलिए मैं आपको पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे कैपिटल सबको समझ में आती है, रिजर्व सबको समझ में आता है, या आप खुद से इनके पॉइंट्स पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएंगे। अब जो भी चीजें दी हुई है, बीपी दिया हुआ है, ठीक है, BR दिया हुआ है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, बिल्स फॉर कलेक्शन, ये कुछ भी आज की डेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए ये पॉइंट्स हमें छोड़ देने हैं, एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक है, आज की डेट में एग्जाम में ये सारे पॉइंट्स नहीं आते हैं क्योंकि आज की डेट में बैंक ऑडिट पूरी चेंज हो गई है। तो BP, BR, बिल्स एंड फॉर कलेक्शन, ये कुछ भी हमारे कोर्स में अब नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ पे मॉड्यूल में दिए हुए रहते हैं। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आने हैं वो सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट बैंक ऑडिट के अंदर, ये 3-4 पॉइंट्स है वो आपको छोड़ने हैं। सबसे मेन ये लास्ट वाला पैरा आप लोगों को याद होना चाहिए। व्हाट इज LFAR? लॉन्ग टर्म ऑडिट रिपोर्ट। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ये इसमें किसने गाइडेंस दिया हमें कि इसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए? RBI। इज इट मेन ऑडिट रिपोर्ट? नो मैम। मेन ऑडिट रिपोर्ट के साथ में एक और LFAR अटैच करके दी जाती है ना। ठीक है, इस रिपोर्ट में जो होगा वही तो उसमें लिखा जाएगा। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल्स जाते हैं,
LFAR के अंदर RBI ने जो गाइडलाइंस निकाली है कि मुझे ये चीजें स्पेसिफिकली लिख करके दो, स्पेसिफिकली इन एरियाज के ऊपर मुझे रिपोर्टिंग चाहिए, वो रिपोर्टिंग LFAR के अंदर जाती है ना? ठीक है। अच्छा, और कोई डाउट बैंक ऑडिट के अंदर? ठीक है। बैंक ऑडिट, अगर रियल बैंक ऑडिट पढ़ना है ना तो उसको हमको प्रैक्टिकल लाइफ में पहले सारा देखना पड़ेगा, फिर ही हम पढ़ सकते हैं। मिनिमम आपका 2 मंथ्स का इसका कोर्स होता है बैंक ऑडिट का, तो इसलिए यहाँ पे हमें अभी ज़्यादा फोकस नहीं करना है, केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इम्पोर्टेंट है मैंने आपको उतना बता दिया है। ओके, तो ये चैप्टर फाइनल में भी नहीं होगा? नहीं, ये ना फाइनल में है अब आपके, ना आगे है। ठीक है, मतलब आपको बैंक ऑडिट्स तभी करने को मिलेगी जब आप प्रैक्टिस के अंदर जाते हो, आपकी फर्म भी बहुत अच्छी होती है ना? अगर आप खुद से अकेले से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो तो आपको बैंक ऑडिट तब भी करने को नहीं मिलेगा। बैंक ऑडिट के लिए नॉर्मली कुछ रूल्स होते हैं कि यही बंदा बैंक ऑडिट कर सकता है, उसके इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये हर एक रूल्स को जब हम कंप्लाई करते हैं तो ही हमें बैंक ऑडिट्स की कॉन्करेंट ऑडिट मिलती है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हमें कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना पड़ता है, बहुत सारे रूल्स होते हैं, तभी हम बैंक ऑडिट्स पे पहुंच पाते हैं। ओके, तो और कोई भी डाउट किसी को? इस चैप्टर में बैंक ऑडिट के ये 3-4 पॉइंट छोड़ करके, BPBR और ये जो है, केवल ये 3-4 पॉइंट छोड़ने हैं। इसके अलावा पूरा चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मान के चलना 6 नंबर का इस चैप्टर में से डायरेक्टली आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बहुत ही इजी चैप्टर है ये आपके लिए। अब अपन कल स्टार्ट करेंगे स्पेशल कॉन्सेप्ट्स, है ना? मैं कल अगर टाइम मिला तो स्पेशल कॉन्सेप्ट्स के साथ में आपको बहुत सारे डिफरेंसेस भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो 2 चीजें कल मेरा है कि जो अपन पढ़ने वाले स्पेशल कॉन्सेप्ट्स में से एक कॉन्सेप्ट लगभग एग्जाम में आता है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताए हैं, तो मैंने आपको कहा कि ये चीज इन डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो सारे कॉन्सेप्ट अपन कल पढ़ेंगे, जो आपको नॉलेज में अब सब कुछ समझ में आने लग गए कि होता क्या है, बस उनके वर्ड्स और उनकी लैंग्वेज हमें समझनी है। इसके अलावा जो भी डिफरेंसेस, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है फॉर एग्जाम पर्पस, वो मैं कल सारे एक साथ आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, जैसे इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और टेस्ट चेकिंग, सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस होते हैं। कुछ डिफरेंसेस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लेक्चर अपन कर लेंगे। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में अपन लेंगे ऑडिट रिपोर्ट का चैप्टर, देन फाइनली हम लेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट का चैप्टर। ओके, 3 चैप्टर्स अपने जियो है। चलिए, अब आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक